चलो लास्ट क्या पढ़ा थे अपन, मरुस्थल की आकृतियां। और मरुस्थल की आकृतियों में हमने क्या पढ़ा था, सीफ तक हम पहुंच गए थे, है ना। तो इसको पूरा करके अपन आज था जो है मैदान के बारे में बात भी करने वाले, मैदान को भी पूरा पढ़ लेंगे। तो जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं से बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे थार मरुस्थल में बनने वाली या मरुस्थल में बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनको, और उसमें अपन जो है बात कर रहे थे बालू का स्तूप के प्रकारों के बारे में। कितने प्रकार हो गए, 3 या 4? 4 हुए, चौथा चल रहा है कि चौथा हो गया आई थिंक। अनुप्रस्थ, अनुदैर्य, बरखान और सीफ, ये 4 अपने हो चुके हैं। मैं लिखवा देता सीफ के बारे में पूरा। अब जो अपन बात करेंगे, देखो सीधा प्रश्न आ जाएगा, हॉकी स्टिक के समान दिखने वाला बालू का स्तूप है तो आप कहेंगे सीफ। या वह बालू का स्तूप कौन सा है जिसका निर्माण बरखान के निर्माण के अर्धचक्र में होता है, या जब बरखान का निर्माण हो रहा हो, है ना, और उसकी एक भुजा बन जाए और एक भुजा रह जाए अधूरी, तो कौन सा बालू का स्तूप बनेगा? तो आप कहेंगे सीफ। क्या बनेगा? सीफ प्रकार का बालू का स्तूप बनेगा। अब हम चलते हैं यहां से आगे और नेक्स्ट हम बात यहां पे चलते हैं आगे, बात करते हैं। एक ऑनलाइन कमेंट आ रहा है कि सर 5 मिनट रुक जाया करो, पानी पीने दिया करो। तो जो साथी, हाँ बोतल लेके आओ अपनी पानी की, है ना। अरे तुम्हारी बात, तुम तो ऑफलाइन हो, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। तो घर बैठे हुए हैं, तुम तो मोबाइल लेके चले जाओ किचन में, कौन मना कर रहा है जो ऑफलाइन वाले, सॉरी ऑनलाइन वाले हैं। चलो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि वो फिक्स फिर स्लो चल रहा है। जैसा कि क्लास रहती है उसमें क्या होता है, फिर टाइमिंग फिर कम शो होता है ना, फिर वो दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बालू का स्तूप की, वो बात करेंगे नेबखा। क्या बात करेंगे? नेबखा। देखो नेबखा क्या है, तो सीधा सा इसका आंसर है कि झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप। तो ऐसा बालू का स्तूप, जैसे मान लो कि मरुस्थल के अंदर कोई झाड़ी है ये, ठीक है, और इसके पीछे जब आपका रेत का जमा होता है, ठीक है, और जो बालू का स्तूप बनेगा उसे हम कहेंगे नेबखा। क्या कहेंगे? नेबखा। तो झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो आप कहेंगे नेबखा। लिखो इसमें नेबखा, नेबखा, और लिखो यह झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप है। यह झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप है। यह झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप है। किसके से बन रहा है ये? झाड़ियों के पीछे ये आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो अगला बालू का स्तूप आएगा वो आएगा हमारा सब्र काफीज। कौन सा आएगा? सब्र काफीज। तो जो भी आप ये शब्द पढ़ रहे हो ये सारे बाहर के हैं ना, सब्र काफीज। देखो जो आपका नेबखा है वो तो बन रहा था एक झाड़ी के पीछे, लेकिन जो सब्र काफीज बनेगा ये बनेगा झाड़ियों या जो घास होती है उनका पूरा समूह होगा, और उस समूह के चारों ओर जब आपका रेत का जमा होगा, रेत का जमा होगा, और जो बालू का स्तूप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सब्र काफीज। तो नेबखा सिंगल झाड़ी में बन रहा है, जबकि सब्र काफीज पूरे समूह के चारों तरफ बनता है। तो लिखो सब्र काफीज, सब्र काफीज, और लिखें यह झाड़ियों व घास समूह, यह झाड़ियों व घास समूह के चारों ओर बनने वाला, यह झाड़ियों व घास समूह के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है। यह झाड़ियों व घास समूह के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है। कहां बन रहा है ये? चारों तरफ बन रहा है। किसके चारों तरफ बन रहा है? जो झाड़ियां हैं, जो घास समूह आपके हैं, उनके चारों तरफ आपका बनता है। कौन सा वाला? तो मूल जो अंतर है वो क्या है? नेबखा और इसमें। नेबखा बनेगा सिंगल झाड़ी के नीचे, और जो सब्र काफीज बनेगा वो बनेगा चारों तरफ। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको चाहे तो बना सकते हैं आप, वैसे तो कोई बनाने की आवश्यकता है नहीं, समझ में आ रहा अपने को, है ना। आगे बढ़ेंगे यहां से। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, अगला आएगा आपका पैराबोलिक। क्या आएगा? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक एक आपका जो है आकृति है ना। तो पैराबोलिक
जैसे हिंदी में कहेंगे परवलयिक, तो पैराबोलिक ऑब्लिक आपका लिख देना परवलयिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक ऑब्लिक परवलयिक बालू का स्तूप। अब जो पैराबोलिक आकृति है किसकी होती है? नाव की। कैसी होती है? नाव की। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हेयरपिन होती है, हेयरपिन जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, तो ये हेयरपिन के आकृति का बालू का स्तूप है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों छोर हैं, जो दोनों साइड के किनारे हैं, वो ऊंचे उठे होते हैं और बीच का भाग क्या होता है? नीचा होता है। तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप कौन सा है? तो क्या बताओगे आप? आप कहोगे पैराबोलिक या परवलयिक। लिखो साथियों, लिखो इसमें पैराबोलिक ऑब्लिक परवलयिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक ऑब्लिक परवलयिक बालू का स्तूप। और लिखे यह हेयरपिन की आकृति का, यह हेयरपिन, हेयरपिन लिख दोगे, यह हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है। यह हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है। हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है। चलें पर इससे आगे। अब जो हम बात करेंगे, एक बालू का स्तूप है ताराकार। ताराकार। अब जो ताराकार बालू का स्तूप है ये थोड़ा विशेष है, क्योंकि इसमें आपके विशेष जो स्थान है उनके बारे में प्रश्न पूछता है। तो समझे बात को, ताराकार बालू का स्तूप तब बनेगा जब किसी स्थान विशेष पर अलग अलग दिशाओं से क्या आएगी? पौने आएगी। ठीक है। और क्या करेगी? ये अपने साथ रेत लेके आएगी। क्या लेके आएगी? और उस रेत का जमाव जो है वो आपका करेगी। तो क्या बनेगा यहां पे आपका? यहां बनेगा आपका ताराकार बालू का स्तूप। कैसा बनेगा? अब ताराकार जो बालू का स्तूप है, इसके लिए स्थान आपके कुछ फिक्स हैं, और उनमें स्थान है आपका सूरतगढ़, और एक आपका है मोहनगढ़, और एक आपका है रामगढ़। ये दो स्थान जो आपके हैं वो तो जैसलमेर के, और एक स्थान आप जान रहे हैं कहां का है? गंगानगर का। बड़ा सिंपल प्रश्न बनेगा कि ताराकार बालू का स्तूप कहां बनता है? तो लिखो इसमें साथियों, ताराकार बालू का स्तूप, ताराकार बालू का स्तूप, ताराकार बालू का स्तूप। और लिखे इसमें ताराकार बालू का स्तूप लिखेंगे जब किसी स्थान पर अलग अलग दिशाओं से पवन आती है, तो ताराकार बालू का स्तूप, का निर्माण होता है। तो ताराकार बालू का स्तूप का निर्माण होता है। ताराकार बालू का स्तूप का निर्माण होता है। ये बालू का स्तूप सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर व मोहनगढ़ व रामगढ़ जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। मोहनगढ़ व रामगढ़ जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। और इसको बना लो आप ऐसा कासी। और जो साथी जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं ऑनलाइन के अंदर, आधा पेज करवाया अभी तक। जो साथी पूछ रहे कितना करवा दिया? आधा पेज, हाफ पेज है ना, ज्यादा नहीं पढ़ाया, आधा ही पेज पढ़ाया है। सूरतगढ़, मोहनगढ़, रामगढ़, ये स्थानों के नाम याद रखना कि सीधे प्रश्न पूछेगा भाई यहाँ कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे ताराकार बालू का स्तूप मिलते हैं। और ताराकार तब बनेगा जब अलग अलग दिशाओं से आपकी पवनें आएगी, हवाएं आएगी, और क्या करेगी? रेत का जमाव करेगी। भाई बालू का स्तूप में इंपोर्टेंट क्या है? बालू।
बालू होगी तो बालू का स्तूप बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। चलो बीच में प्रश्न पूछते रहेंगे आज, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत दिन हो गया है, वो दिन से प्रश्न अपन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज पूरे मूड में हूं कि आज प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, तो तैयार रहना, अचानक किसी का भी नंबर आ सकता है ना। और पहली शुरुआत इधर बालिकाओं से करेंगे, है ना। क्या कहते हो आप लोग? हाँ, लेडीज फर्स्ट कहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े, ये हो गया आप लोगों का। अगला जो आपका बालू का स्तूप है वो है नेटवर्क बालू का स्तूप। क्या है? नेटवर्क बालू का स्तूप। अब नेटवर्क क्या है? तो आप देखते हैं कि कई सारे जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। और उसका जो जाल होता है उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। भाई इंटरनेट पे आप लोग जो है विराट कोहली के बारे में कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने डाला नाम विराट कोहली, सब चीजें उसकी जो है डिटेल आ गई, इवन उसकी हाइट, उसका प्रिय खाना। ये जो ऑनलाइन साथी हैं क्या वो सुन पा रहे हैं? ये भी एक, हाँ, एक बार कमेंट कर देना, ऑनलाइन जो है क्या वो सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, ओके, बढ़िया है, आप सुन रहे हैं तो चलते बन आगे फिर तो। हाँ हाँ, नेटवर्क आ जाएगा, चिंता मत करो आप। नेटवर्क गया नहीं, नेटवर्क बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं, नेटवर्क आ गया। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप इंटरनेट के ऊपर किसके बारे में, भाई विराट कोहली के बारे में पढ़ रहे हो, तो इवन उसके बारे में आपको जो है उसका प्रिय खाना क्या है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, सब आ जाएगा, आ जाएगा। उसके वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, माता पिता जिसका भी नाम है वो सब आ जाएगा, आ जाएगा। मैं फोन करता हूँ शाम को। हाँ, तो क्या करना है भाई, तो उसकी बात कर लेते हैं, बच्चे के बारे में बात अपन इसकी करते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आपने विराट कोहली जो है वो डाला और आपके पास जो डिटेल आई है वो कहां से आई? किसी और ने वो डाली तब आई, यानी कंप्यूटर जुड़े हुए आपस में। अब जैसे भाई ने कहा कि साहब वो जो है उसके बेटे का फोटो नहीं आया, तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर वो डालेंगे, अपलोड करेंगे तो चीजें आप तक पहुंचेगी। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो जुड़े हुए हैं, क्या है चीजें, कंप्यूटर सारे जुड़े हुए। भी आपने अपने जो है कोई आईडी बना दी है ना सोशल मीडिया के ऊपर, और आपको तब जो है तब आपके बारे में जानकारी प्राप्त होगी दूसरे को जब आपने वो जानकारी शेयर की हुई गई। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही बात? तो इस बात को ध्यान रखना है कि सब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए, उससे क्या बोलते हैं, एक तरह से नेटवर्क बोलते हैं। वैसे ही यहां पर क्या है कि जो नेटवर्क बालू का स्तूप है ये लंबी दूरी पर फैले हुए बालू का स्तूप है। कैसे है ये? तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि लंबी दूरी पर फैले बालू का स्तूप कौन से हैं या क्या कहलाते हैं। दो बातें हो गई, एक तो हम कह रहे हैं लंबी दूरी, और एक मैंने बताया था सर्वाधिक ऊंचाई। लंबी दूरी और दोनों अलग अलग हैं। लंबी दूरी वाले कौन से हैं और सर्वाधिक ऊंचाई वाले कौन से हैं? अनुदैर्ध्य। कितने हो सकते हैं ऊंचे? ये 60 मीटर। कहां मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र आपका है। वैसे मूल रूप से जैसलमेर वाला जो इलाका है आपने देखा था, सम जैसलमेर का पोर्शन वहां। तो जो आपका नेटवर्क बालू का स्तूप है, इसके बारे में एक प्रश्न पूछ सकता है कि ये कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं हनुमानगढ़ व हरियाणा। कहां मिलते हैं? तो हनुमानगढ़ और जो हरियाणा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहां पर आपके ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो लिखो साथियों, नेटवर्क बालू का स्तूप में ये लिखो, उसमें नाम डालो, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये लंबी दूरी पर फैले बालू का स्तूप है। ये लंबी दूरी पर फैले बालू का स्तूप है। ये लंबी दूरी पर फैले बालू का स्तूप है जो जो हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में, जो हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जो हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कंप्लीट सभी का यहां तक? कितने हो गए संख्या में? 9। अगला लिखो आप नंबर। जो भी आपका आ रहा है उसको लिखो सैंड दून। क्या लिखोगे? सैंड दून। सैंड मतलब होता है रेत, दून मतलब होता है टीला।
सैंड दून। अब ये जो सैंड दून है ये आपको मरुस्थल में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे। तो समुद्र के किनारे या जो बनते हैं नदियों के किनारे वो बालू का स्तूप कौन से आपके, वो आपके कहलाएंगे सैंड दून। जैसे हमारे राजस्थान में भी जो नदियां बड़ी है जिनमें रेत की मात्रा ज्यादा है ना, वहां पर ये आपको मिल जाएंगे। या अगर हम बात करें भारत की तो गंगा, उसके किनारे मिल जाएंगे। बाकी जो समुद्र के जितने भी हमारे जो तटवर्ती इलाके हैं जहां रेत की दिखता है, समुद्र का जो तट होता है साथियों वो भी दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक तो होता है रेतीला, एक होता है पथरीला। समझ में आ रही बात? अगर हम दिमाग लगाएं सब पूरे जो तट होते हैं वो सब रेतीले होते हैं, नहीं, कुछ तट ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, पथरीले होते हैं। ठीक है, तो जो रेतीले तट होते हैं उनमें आपके बालू का स्तूप मिलेंगे। तो लिखो साथियों सैंड दून। देखिए ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप समुद्र व नदियों के किनारे, समुद्र व नदियों के किनारे बनते हैं। ये बालू का स्तूप समुद्र व नदियों के किनारे बनते हैं, समुद्र व नदियों के किनारे बनते हैं। कंप्लीट सभी का? तो ये कुछ प्रमुख बालू का स्तूप जो हमसे पूछ सकता है एग्जाम में वो हमने यहां पे पढ़ लिए। और हमारे जो स्थलाकृतियां थी मरुस्थल की वो भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब आप डालेंगे हेडिंग अन्य तथ्य। मरुस्थल में कुछ बातें हमको और करनी है, तो आप डालेंगे हेडिंग अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, अन्य तथ्य। अब जब आप मरुस्थल की बात करते हैं तो आप मरुस्थल के इस भाग को देखें और मरुस्थल के इस भाग को देखें, ये दो अलग अलग भाग है। एक जो भाग है आपका जिसको हम यहां देख रहे हैं, इस वाले भाग को हम कहते हैं थली, क्या कहते हैं, और इस वाले भाग को हम कहते हैं तली। दोनों बातों को सुनना समझना। ये जो भाग है ये शेखावटी वाला क्षेत्र जिसे हम कह रहे थे उच्च भूमि का इलाका, किसका कह रहे थे इसको अपन, इसको हम कह रहे थे उच्च भूमि का क्षेत्र यानी बांगड़, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो थली। और ये जो आपका इलाका है तली वाला, इसमें आपका आता है बाड़मेर का दक्षिणी भाग और आपके जालोर का इलाका, जहां नदी कौन सी है, लूनी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ये भाग कैसा है, ये भाग आपका है निम्न भूमि का। कैसा इलाका है, जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जो है प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति देखने को मिल जाती है, या पानी का जो है जमाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जो भाग उच्च भूमि का है उसे हम क्या बोल रहे हैं, तली। कौन आ रहा है इसके अंदर, शेखावटी। और जो भाग आपका जो है तली का है उसमें कौन आ रहा है, आपका बाड़मेर और आपका जालोर का इलाका आ रहा है। और यहाँ नदी कौन सी है, लूनी। और एक ऐसा है निम्न भूमि का क्षेत्र है। यहीं से एक और प्रश्न बन जाता है कि बताइए मरुस्थल का ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर ढाल है, मरुस्थल का ढाल किस दिशा की ओर है, कौन सी दिशा में, ये दिशा कौन सी होगी भाई, नदी यहां से बह रही है, नदी आपकी जो है लूनी वो यूं बह रही है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व पश्चिम। जो कहते हैं दक्षिण पश्चिम वे कौन कौन साथी, बार हाथ ऊपर करना। अधिकांश साथी कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम। जो कहते हैं केवल दक्षिण वे कौन कौन, केवल दक्षिण वाले एक साथी है, और कोई है साथी, उत्तर पूर्व तो नहीं कोई। वेरी गुड। तो आप ये ध्यान रखना कि जो आपका जो मरुस्थल है उसका जो ढाल है वो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि मरुस्थल का ढाल है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो दक्षिण। और अगर दिशाएं साथ में दे रखी है तो हम ये देख रहे हैं कि नदी जो हमारी बह रही है वो इस तरह से बह रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, तो सिंगल दिशा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण। और अगर ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो लिखो इसमें अन्य तथ्य, पहला लिखो थली, थली। और लिखो यह उच्च भूमि का क्षेत्र है, यह थली में लिखना ना, यह उच्च भूमि का क्षेत्र है, उच्च भूमि का क्षेत्र है जहां जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यह उच्च भूमि का क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता ना, फ्लड, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इसमें शेखावटी
का क्षेत्र आता है। इसमें क्या आता है साथियों? शेखावटी का क्षेत्र आता है। इसमें शेखावटी का क्षेत्र आता है। इसमें शेखावटी का क्षेत्र आता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट लिखो तली। तली, तली में लिखेंगे यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न मतलब नीची। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। क्षेत्र है। यहां यहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। बाढ़ का पानी पहुंचता है। इसमें दक्षिणी बाड़मेर व इसमें दक्षिणी बाड़मेर व जालोर का क्षेत्र आता है। जालोर का क्षेत्र आता है। ब्रैकेट में कर देना लूनी का प्रवाह क्षेत्र। लूनी का प्रवाह क्षेत्र। लूनी का प्रवाह क्षेत्र। अपन जब आगे पढ़ेंगे लूनी तो ध्यान रखना इसी क्षेत्र के लिए एक शब्द और उपयोग में लेंगे, वो है रेल ओब्लिक नाड़ा। रेल या नाड़ा के नाम से भी इस क्षेत्र को हम जानते हैं। ये क्या क्षेत्र है? ये लूनी की बाढ़ से प्रभावित इलाका है। ये ध्यान रखना। तब मैं आपसे पूछूंगा कि साहब इस शब्द के लिए जो हमने जो ये स्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं रेल नाड़ा, उसके लिए हमने क्या शब्द उपयोग किया था? पहले क्या किया था? यहां पे तली कर रहे हो और वहां क्या करोगे? रेल और नाड़ा। ठीक है। तो ये जो नदी की हम बात कर रहे हैं, नदी कौन सी थी? लूनी। कौन सी थी? अब लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पीवना। पीवना क्या है? सांप है। सांप लिखो पीवना। और लिखो ये मरुस्थल में मिलने वाला सांप है। यह मरुस्थल में मिलने वाला सांप है। क्या है साथियों? ये मरुस्थल में मिलने वाला सांप है। और आपने इसके बारे में सुना हो या नहीं सुना? सुना देता हूं कि ऐसा कहते हैं कि यह सोते हुए व्यक्ति के बराबर जाके बैठ जाता है और उसकी सांस को पी लेता है। पी लेता मीन्स उसकी सांस में क्या करता है? जहर को छोड़ता है। ठीक है। और उसमें क्या बोल रहे हैं? सब सांसों को पी रहा है। और कहते हैं जिस व्यक्ति को पीवना पी गया, उसके जो जबड़ा होता है ऊपर वाला, अंदर मुंह के अंदर जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, वहां होता है एक छाला। उस छाले में होता है जहर। अगर वो छाला फूटा तो क्या होगा? जहर कहां जाएगा? शरीर के अंदर। और व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ऐसा कहते हैं जिस व्यक्ति को पीवना पी गया होता है उससे रात्रि, एक तो क्या करते हैं? उसको रखते हैं अंधेरे में। कहां रखते हैं? अंधेरे में रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसका इलाज करते हैं रात्रि में। कहते हैं कि उसको लटकाते हैं उल्टा, और उल्टा लटका के उससे जो छाला होता है उसे निकालते हैं जहर। अगर सीधा रखोगे तो क्या होगा? छाला फूटते जहर कहां जाएगा? शरीर के अंदर। व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो रात्रि में क्या करते हैं? उसको लटकाते उल्टा और उसमें क्या निकालते हैं? जहर निकालते हैं। ठीक है। अब तो डॉक्टर आ चुके हैं, पहले ये तरीका अपनाते थे। और दूसरा ये कहते हैं जो पीवना है वो प्याज की स्मेल से भागता है। किसकी स्मेल से? अगर प्याज पड़ा है तो वो आपके पास नहीं आएगा। और ये समस्या हमारे जो है सैनिकों के साथ आती थी। जो बीएसएफ के जवान थे उनके साथ समस्या आती थी। वो रेत में और सब जगह काम करते थे, है ना, या कैंप जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? रेत लगेगा। तो वो समस्या आती थी। तो जो लोकल वहां के लोग थे उन्होंने बताया सब प्याज की खुशबू से दूर भागता है। ठीक है। तो कल भी आप भी अगर जाओ कहीं मरुस्थल में तो प्याज लेके जाना, नहीं तो पीवना पी जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है। चले अपन इससे आगे। एक तो क्या है कि हंसने का प्रयास भी नहीं करते। वैसे ज्योग्राफी में जोक्स आते ही नहीं है। हाँ, सही बात तो ये है। अरावली में कहां से जोक लाऊं? है अरावली में भी जोक आ सकता है क्या? या मरुस्थल में आ सकता है क्या? तो कभी आ जाए तो कभी हंस लिया करो। तो क्या है, वैसे भी अपने 4 या 5 मुश्किल से किस्से होंगे जिसमें आप थोड़ा सा दांत दिखा सकोगे। बाकी तो ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कितने प्याज लेके जाए वो तो डिपेंड करता है पीवना कितने है वहां पे। 1 किलो ले जाना कम से कम। है सलाद थोड़ा बनाना है वहां पे। चलो ये तो मजाक की बात है। बाकी तो अच्छी बात है। देखो लोग रह रहे वहां पे, नहीं रह रहे हैं क्या? पर एक कहने की बात है कि जहां पर देखो वो भी लोग जो है उनको पता होगा कि भाई इस क्षेत्र में पीवना ज्यादा रहते हैं। जैसे सांप की हम बात करें तो आप सांप तो नॉर्मली मिल जाते हैं, हाँ या ना? यहाँ भी होंगे, इस कॉलोनी में भी कहीं ना कहीं होंगे, छुपे हुए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में ज्यादा होते होंगे वहां पे लोग इस तरह से सुरक्षा अपनी करते होंगे। तो यहाँ अपना जो ये थार मरुस्थल था वो पूरा हो चुका है। और इस उपलक्ष्य में थोड़े से क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, इधर साथी बैठे हैं, आप लोगों से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन
आप लोग ये बताएंगे मुझे कि हमने भौगोलिक उपनाम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उसमें एक आया था कुबड़ पट्टी, क्या आया था? वो कहां से कहां फैली हुई है? इधर से कोई बोलेगा नहीं, फर्स्ट लाइन खाली, जल्दी, समय कम है। कुबड़ पट्टी कहां से कहां फैली हुई है? नहीं बताओगे? चलो सेकंड लाइन, अजमेर से नागौर के मध्य का भाग है, जहां पे क्या हो रहा है? भूमिगत जल में क्या मिल रहा है? फ्लोराइड। वेरी गुड, ठीक है। आप लोग लाइन नंबर 3 जो है ये बताएंगी, राठी क्षेत्र कहां आता है? पश्चिम में आता है, पूर्व में आता है? कहां आता है? पश्चिम में आता है। क्या विशेषता राठी क्षेत्र की? तुम बताओ कोने में क्या विशेषता राठी क्षेत्र की? कोई विशेषता है राठी की? हाँ पीछे तुम दोनों अभी आ रहे साथी, अभी आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं मैं, मेरी नजर बहुत तेज है, तुम चिंता मत करो। हाँ वेरी गुड, वो इलाका जहां वर्षा कितनी हो रही है? 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, वो क्या कहलाएगा आपका? राठी। तुम बताओ राठ क्षेत्र क्या है? एक तो हो गया राठी, एक क्या पूछे अपन? राठ। संख्या भी कम है और आंसर भी जो है वो कम ही आए हैं, ठीक है, इसको बढ़ाओ। हाँ ये जो साथी हमारे, तो 3 साथी एक साथ बैठे हैं, हाँ आप पीछे मत देखो, तुमको कह रहा हूं। तुम बताओ राठी, राठ क्षेत्र क्या है? सॉरी, हाँ राठ, हाँ अलवर व भरतपुर का क्षेत्र क्या है? वो राठ है। और इसमें कौन आ जाएगा अब? डीग और खेड़थल का क्षेत्र अपन इसमें शामिल कर लेंगे। पड़ोसी जस्ट जो पास में बैठे साथी वो बताएंगे राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? चलो इतना समय नहीं है। पड़ोसी, हाँ आगे क्या लिखोगे? वेरी गुड, 69-30 से पड़ोसी, पड़ोसी बोलेगा। हाँ कितना है देशांतरी विस्तार? हाँ 78-17 पूर्वी देशांतर। चलो अभी वापस मिलते हैं, है ना? आगे बढ़ो। यहां पे हम जो बात करने वाले हैं, अपन जो बात करेंगे वो करेंगे पूर्वी मैदान। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी मैदान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हाइडिंग डाल दो, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ठीक है। और जो ऑनलाइन साथी उनके लिए क्वेश्चन है कि वो भी कहते हैं हमारे से प्रश्न पूछा करो, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंसेलबर्ग का उदाहरण क्या है? कमेंट करें। चलो यहां आ जाओ। अब देखो साथियों, जो मैदानी भाग है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो मैदानी भाग कहां आ रहा है? वो भाग आ रहा है आपके अरावली के पूर्व की ओर। कहां आ रहा है? कोई भी मैदानी भाग जो है उसका निर्माण कौन करेगा? नदियां। कौन करेगा? नदियां करेगी, ठीक है। हालांकि जो मरुस्थल होगा वहां पे हवा करती है, पर यहाँ जो हमारे क्षेत्र है इसमें क्या करेगी? नदियां। नदियां निकल कहां से रही है? तो नदियां आ रही है, एक तो आपका जो है ये क्षेत्र अरावली, कौन सा इलाका है ये? राजस्थान में नदियां कहां से आ रही है? अरावली से आ रही है साहब। तो एक तो ये क्षेत्र जिसे हम कह रहे हैं अरावली, और एक क्षेत्र और है जो आपका एमपी में है। कहां है? एमपी में है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विंध्याचल। तो राजस्थान में जो आपका मैदानी भाग है उसका निर्माण अरावली और विंध्याचल से आने वाली नदियां करती है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो दक्षिण का जो भाग है राजस्थान के, वहां पर जो नदी है वो है माही, और माही की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को हम कहते हैं माही बेसिन। और बेसिन का तो क्या होता है? मैदान। ये इलाका, इस पूरे इलाके को हम जानते हैं, दिख तो आपको छोटा सा रहा है, इस पूरे को हम कहते हैं चंबल बेसिन। क्या कहते हैं? जो चंबल और चंबल की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। इस वाले भाग में नदी है बाण गंगा। कौन सी है? तो ये कहलाएगा बाण गंगा बेसिन। क्या कहलाएगा? और सबसे बड़ा जो खाली बीच का इलाका दिख रहा है ये है बनास, यानी किसका है यह? बनास बेसिन। सबसे बड़ा मैदानी भाग राजस्थान में किसका है? हमारे बनास बेसिन का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। तो राजस्थान में जो पूर्व मैदानी भाग है उसको मूल रूप से इन भागों में बांट सकते हैं नदियों के आधार पर। आपका माही, चंबल और बनास, और एक छोटा सा इलाका कौन सा है? बाण गंगा। तो कई जगह पे क्या कर रखा है कि बनास व बाण गंगा, बनास व
बाण गंगा दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया। तो ध्यान रखना कि इसको अपन ने क्या किया, अलग अलग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक बार इसको बनाओ जल्दी से, फिर लिखते अपन आगे। जल्दी से इसको बनाएं। अब तक मैं प्रश्न की तैयारी करता हूं कि कहां से पूछे जाएं क्वेश्चन। बिल्कुल, जो साथी ऑनलाइन आंसर दिए हैं वो अच्छे। सांबर जिल नहीं है, इंसेलबर्ग। सांबर जिल तो किसका है, बोल्सन का। किसका एग्जाम्पल है, बोल्सन का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, जिन लोगों ने माउंट आबू 56 की पहाड़ियां कहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर आए हैं, इक्का दुक्का छोड़ के सभी सही है। चलो यहां से, हाँ आप तीनों में से, ठीक है, ये लाइन तीनों मिलके आप जो है बताएंगे। हाँ इधर फर्स्ट आप ही बैठे हो। बोल्सन क्या है, मरुस्थल में, हाँ बिल्कुल जिल। उसका उदाहरण क्या है, बोल्सन का उदाहरण क्या साथी, नहीं आइडिया। हाँ सांबर क्या है, सांबर जिल। बोल्सन का उदाहरण क्या हो जाएगा, सांबर। एक और क्वेश्चन आप ही लोगों से, अब आप नहीं बोलोगे, ये साथी बोलेंगे दोनों। पिडमांट क्या है, पढ़ाया था मैंने पिडमांट, नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था। आज ही आए हो क्या, अरे आज ही आए हो, फिर ठीक है। तुम साथी, तुम तो रोज आ रहे हो। हाँ पिडमांट पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया। पेडिमेंट पढ़ाया, क्या पढ़ाया बताओ, पेडिमेंट क्या है। अभी आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, मरुस्थल में पर्वतपदीय भाग जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है, वो सिंपल सी भाषा में आप क्या बोलेंगे, पेडिमेंट के लिए बोलेंगे। हाँ साथी, जस्ट पास में जिधर बैठे हुए हैं, 90 डिग्री कोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, 90 डिग्री कोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है। हाँ साथी, कौन सा है, अनु वेरी। तुमने क्या बोला साथी, हाँ इधर 90 डिग्री कोण पर, नहीं जस्ट पीछे, हाँ अनुप्रस्थ। कौन सा है, अनुप्रस्थ है। चलो अभी अपन आ रहे हैं आगे। ये हो गया, जल्दी करें उसको, हो गया सबका, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की हम बात बाद में करेंगे, इसको भी लिखेंगे अपन। किसका बाकी है, जल्दी करो। हाँ थोड़ा सा, हाँ किसको, हाँ खादर कह सकते हैं, बिल्कुल ये खादर के ही उदाहरण आपके हैं, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और इस वजह से क्या होता है, खेती बाड़ी यहां हो रही है। ठीक है, अभी अपन इस बात यहां भी करेंगे मैदान में। चलो लिखिए अपन इसके आगे, लिखिए इसमें साथियों, डाला है हेडिंग में, ये आपका पूरी मैदान, और लिखना स्टार्ट करेंगे। राज्य के मैदानी भाग का निर्माण राज्य के मैदानी भाग का निर्माण अरावली व विंध्यांचल, अरावली व विंध्यांचल, अरावली व विंध्यांचल पर्वतमालाओं से, पर्वतमालाओं से, पर्वतमालाओं से, मालाओं से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है।
नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखें। यह मैदानी भाग राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। साथ ही यह सर्वाधिक उपजाऊ भाग भी है। नेक्स्ट लाइन लिखें। इस मैदानी भाग को नदियों के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल बिंदु है, ज्यादा कोई विशेष इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि कुछ बातें तो आप पहले पढ़ चुके हो। अब उसी को हम क्या करेंगे, लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आता है तो ये है कि पूरे में पूरे नंबर आने फिक्स है हमारे, इसमें कोई एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। देखो, मरुस्थल में बालू का स्तूप के अलावा जो है, जो शिलाकृतियां है वो इंपोर्टेंट आपकी है। ये बालू का स्तूप आते हैं, साथ में शिलाकृतियों के बारे में पूछ सकता है, तो वहां हमको पता होना चाहिए किसका आकार कैसा बन रहा है और किसी विशेषता क्या है। मैदानों में तो बहुत सिंपल सी बातें, नदियां हैं और झीलें पूछ सकता है, और कोई विशेषता इसकी दे रखी हो तो वो पूछ सकता है। और पूछे हुए क्वेश्चन है, तो पहला जो हमारा आ रहा है माही बेसिन, ये कहाँ आ रहा है, दक्षिण राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान का मतलब ये हुआ कि जो उदयपुर संभाग हमारा है उसका दक्षिणी हिस्सा, और इसमें जिले कौन से आपके हैं, तो आप सब जानते हैं कि इसमें साहब बांसवाड़ा, इसमें आपका डूंगरपुर, और इसमें आपका प्रतापगढ़, और इसमें आपका सलूम्बर। ये जो जिले आपके हैं ये कहां आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं माही बेसिन के अंदर आपके आ रहे हैं। और इसमें एक जिला हम और डालेंगे, दक्षिणी उदयपुर, क्योंकि जो खेरवाड़ा जो बेल्ट है जहां से निकल रही है सोम, वो कहां आ रहा है, उदयपुर के अंदर आ रहा है। तो ये जिले किसमें आ रहे हैं, माही बेसिन में आ रहे हैं। अब दूसरी बात कि मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग में मिलेगी मिट्टी, क्या मिलेगी, और यहां जो मिट्टी मिलेगी वो कौन कौन सी मिट्टी है। तो ध्यान ये रखना कि जब भी नदी पढ़ रहे हो तो नदियों के द्वारा जो जमा की गई मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं, जलोढ़, जैसे हम कह रहे हैं एलुवियल सोइल के नाम से हम जानते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी यहां पर मिलेगी। और जो हमारा प्रतापगढ़, जो हमारा बांसवाड़ा कुछ भाग है, वहां पर मिट्टी काली भी है, कैसी है, काली भी है। और जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है, जो हमारा राज्य कृषि विभाग है, राजस्थान जो कृषि विभाग हमारा है, जिसने मिट्टी को बांटा 14 भागों में, पता है आप लोगों को राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, ऑफिशियली 14 भागों में। उसमें से एक मिट्टी आपकी है लाल लोमी, और वो लाल लोमी आपके जो है उस रिकॉर्ड के अनुसार मिलती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहां मिलती है, हालांकि यह मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ में आपके सलूम्बर वाले क्षेत्र में भी आपकी पाई जाती है, पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मिट्टी केवल कहां मिलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और यह प्रश्न आपका कॉलेज व्याख्याता 2016 में प्रश्न पूछा गया। अगर पीआईक्यू कर रहे हो तो जीके का पेपर देखना, उठा के वहां पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। क्या पूछा गया, लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है। चल अपन आगे, जब मिट्टी हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसमें फसल उगाएंगे। क्या उगाएंगे, तो मैदानी भाग है तो फसल भी आप यहां पर प्राप्त करेंगे। और जो बांसवाड़ा आपका है, इसको आप जानते हो कि मक्का के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, माही कंचन, माही धवल, ये आपने सुना होगा। इसी बेल्ट में चावल भी उगाते हो। कौन सा उगाते हो, माही सुगंधा। क्या उगाते हो, माही सुगंधा है, चंबल है, जीरा है। एक और यहाँ का जो वागड़ क्षेत्र है, ये इस वागड़ क्षेत्र में अगर आप में से कोई बैठा हो यहाँ पे, कुमोद का चावल आता है, मोटा सा होता है, थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का होता है, लेकिन मोटा चावल होता है। क्या बोलते हैं उसको, कुमोद या कुमुद का चावल के नाम से हम जानते हैं। तो चावल की कृषि आप यहाँ कर रहे हो। साथ ही में जो आपका बांसवाड़ा है, ये राजस्थान में सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है, तुअर, जिसे हम कहते हैं अरहर। क्या बोलते हैं,
तो उसका उत्पादन कर रहा है। इसी बेल्ट में आप जो है और क्या उगा रहे हो, कपास। क्या उगा रहे हो, कपास भी उगा रहे हो। और देखो गेहूं तो हम पूरे राजस्थान में उगा ही रहे हैं, ठीक है, तो ये उगा रहे हो। इसके अलावा जो आपके हैं उड़द मूंग, ये आप यहाँ पे प्राप्त करो। और अभी वर्तमान में फोकस कहां चला गया है, फोकस चला गया सोयाबीन पे। कहां चला गया है, तो जो भी किसान अभी आपके दक्षिण राजस्थान या दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हैं, उनका फोकस कहां चला गया, सोयाबीन पे। किसको देख के, क्योंकि पड़ोस में एमपी है, तो एमपी के किसानों को देख के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोयाबीन उगाना चालू कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो ये आपका मैदानी भाग है बना माही बेसिन का, इसके जो उपभाग है, इन उपभागों को आपने पहले ही पढ़ लिया। इन उपभागों को आप पहले ही पढ़ के आए हैं। ये उपभाग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपने पढ़ा था 56 का मैदान, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 56 का मैदान। तो जब हमने पढ़ रखा है तो हमको केवल नाम लिखना है, बाकी सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कांठल का मैदान। तो 56 का मैदान और कांठल का मैदान, ये दो मैदानी इसके उपभाग हैं, ठीक है। और बाकी जो पुष्प क्षेत्र आपने पढ़ा था वो सब क्या है, वो इसी के पार्ट है। लेकिन मैदानी भाग केवल हमारे पास कौन से फेमस है, ये दो। समझ में आ रही बात, तो लिखना स्टार्ट करो फटाफट से। नंबर 1 लिखो माही बेसिन और इसको उतारो। आप बिल्कुल पूर्व जो मैदानी भाग है उसी का आपका जो उपभाग है पहला, वो आपका है माही बेसिन। पूर्वी मैदान डाला था अपन ने हेडिंग, और उसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं माही बेसिन। चलो प्रश्न पूछ रहे थे अपन ना, वापस प्रश्नों पे आते हैं। हाँ साथी तुम बच गए थे, हाँ हाँ तुम बताओगे कर्नल टोड की पहली पुस्तक का नाम क्या था जो राजस्थान के बारे में लिखी गई है। अरे बोलने दो, हाँ चलो पीछे, क्या नाम है किताब का, तुम बताओ साथी केप में जो द एनार्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब आई थी किताब, 1829 में। कब आई थी, हाँ आप बताओगे पड़ोसी, विलियम फ्रैंकलिन की किताब का नाम क्या था। चलो पीछे आप बताओ, विलियम फ्रैंकलिन की किताब का नाम क्या था पड़ोसी, तुम्हारे से पीछे। हाँ लास्ट जो साथी बैठे लास्ट लाइन, हाँ द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। किताब कब आई थी, 1805 में, ठीक है वेरी गुड। साथी तुम बताओगे पड़ोस में, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा और कब बना। हाँ बताओ कौन सा था, याद आ रही वो ट्रैक, क्या लिखवाया था, धावा बोल दो, हनुमान के गढ़ पर, के गढ़ पर क्या हो जाएगा, करौली। कब बना, 19 जुलाई 1997, याद नहीं है। चलो ये हो गया आप लोगों का, सभी का हो गया, जल्दी करो। तो जिले आपके डूंगर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमर और दक्षिण उदयपुर है। मिट्टी मिल रही जलोड़, काली और आपकी लाल लोमी, और जो लाल लोमी मिट्टी है उसमें मक्का उगा रहे हो आप, ठीक है। यहां पर आप जो है चावल उगा रहे हो, तुअर उगा रहे हो, कपास, गेहूं और आपका सोयाबीन यहां पर आप उगाते हो। अब देखो इसके उपभाग और उपभाग हम पढ़ चुके हैं कौन से, 56 का मैदान और आपका कांठल का मैदान। 56 का मैदान और कांठल का मैदान, 56 का मैदान और कांठल का मैदान।
चावल के बाद लिखा है तुअर, तुअर मतलब होता है अरहर। छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान। चले अब हम चलेंगे नंबर 2। जो नंबर 2 हमारा मैदानी भाग है उसके बारे में हम बात यहां करेंगे, और वो आएगा चंबल बेसिन। क्या आएगा? चंबल बेसिन जो है ये महत्वपूर्ण है और इसके उपभाग भी महत्वपूर्ण है। चंबल नदी जहां जहां बह रही है वो सारा इलाका इसके अंदर आपका आएगा। वही हम बात करेंगे झीलें, वही हम बात करेंगे मिट्टी, और वही हम बात करेंगे फसल। इन तीनों के बारे में हम बात यहां पे पहले करने वाले, और फिर हम क्या बात करेंगे इसके जो उपभाग हैं उनके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे झीलों के बारे में। आप ये बताएं, सोचें और बताएं, चंबल नदी राजस्थान में कहां से एंटर कर रही है? चित्तौड़ से। कहां से एंटर कर रही है? चित्तौड़ इसमें आपका शामिल हो जाएगा। चित्तौड़ का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। कौन सा भाग? तो हम यहां लिख सकते हैं पूर्वी चित्तौड़। इसके बाद में आपकी नदी कहां जा रही है? कोटा। कोटा से जा रही है बूंदी। बूंदी से जा रही है आपका कहां जा रही है? सवाई माधोपुर। एक बार पहले प्रवाह क्षेत्र कंप्लीट कर लो, फिर अपन पड़ोस को देखेंगे। और फिर कहां जा रही है? करौली। और करौली के बाद कहां जा रही है? धौलपुर। ये तो हो गए आपके प्रवाह वाले जिले। अब जहां से नदियां इसमें आकर मिल रही है उनको लेते हैं। बारा और झालावाड़, ये जिले आपके जो हैं किसमें आ जाएंगे? सब आपके आ जाएंगे चंबल बेसिन में। कहा जाएंगे? अब जो है मिट्टी कौन सी मिलेगी? तो मैंने क्या बताया, नदी है तो नदी में जलोढ़ मिट्टी तो आपकी मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा यहां पर काली मिट्टी मूल रूप से मिलती है। तो जलोढ़ और काली मिट्टी आपकी यहां पर मूल रूप से मिलती है। जो आपका यहां पर फसल प्रारूप है उसकी हम बात करें तो देखो, गेहूं तो हर जगह लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहां पर आपका जो है चावल, यहां पर आप सोयाबीन उगा रहे हो। क्या उगा रहे हो? सोयाबीन। चित्तौड़ जो क्षेत्र है यहां पर आप थोड़ा अफीम का भी देखते हो। यहां पर आपका जो है गन्ना भी है बूंदी क्षेत्र में। कहां पे? कुछ मात्रा में, ठीक है। हाँ, कपास और सरसों से भी आप यहाँ पे प्राप्त कर ले, तो तिलहन के रूप में सोयाबीन हो गया ना, ठीक। चलो, तो ये आप यहाँ पे प्राप्त करते हो। अब हम बात करते हैं जो इसके उपभाग है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझना, जो आपका चंबल बेसिन है यहां पर जो आपकी स्थलाकृतियां बनती है वो कौन कौन सी है, वो हमारे से जो पूछता है एग्जाम में जानना। पहला तो ये कि चंबल प्रसिद्ध है बीहड़ के लिए। किसके लिए? तो एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा सब, बीहड़ क्षेत्र क्या है। तो बीहड़ क्या है, तो ध्यान रखना कि बीहड़ जो है ये चंबल क्या करती है, जब तीव्र प्रवाह में होती है तो अपनी तली को काटकर गहरा करती है। क्या करती है? मतलब ये गहराई में अपर्दन करेगी। किसमें करेगी? और इस अपर्दन को हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं? यानी ये नालीनुमा अपर्दन करती है, जिसके कारण यहाँ पर गहरी घाटियां बन जाती है और साथ में क्या बन जाती है? कंदराएं, गुफाएं बन जाती है। तो इस गहरी घाटियों व जो कंदरायुक्त भूमि होती है उसे हम कहते हैं आपका बीहड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? तो सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? तो सर्वाधिक बीहड़ जो आपके हैं वो वर्तमान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोटा में। किसी गाइड में अगर सवाई माधोपुर पढ़ रहे हो तो चेंज कर देना, नया रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या है? कोटा। मैं इसलिए बोलता हूं बार बार ये अपडेशन जो है वो जरूरी है ज्योग्राफी के अंदर। कोटा फर्स्ट स्टेप, पहले किसको हम करते थे काउंट? सवाई माधोपुर को। पर अब क्या हो रहा है, कोटा के बाद आपका आ रहा है सवाई माधोपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो आपसे पूछेगा आपका कि सर्वाधिक आपका बीहड़ क्षेत्र कहाँ है, तो आपका बताएंगे, आप बताएंगे कोटा के अंदर आपका सर्वाधिक है। उसके बाद हम चलते हैं यहीं से एक और आगे बात करते हैं कि बीहड़ के साथ ही में यहां एक और जो है आपका स्थलाकृति बनती है जिसे हम कहते हैं उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि को हम कहते हैं, एक और नाम देते हैं बेडलैंड। ठीक है, अब ये खुद ही बोल रही है भूमि कैसी है? खराब है। अब भूमि खराब तब होगी जब वो हो जाएगी उबड़ खाबड़। चंबल नदी जब तीव्र प्रवाह में होती है तो वो क्या करती है, तब वो अपर्दन करती है इस तरह से क्षैतिज। ये जो अपर्दन था वो कैसा है? ऊर्ध्वाधर। कैसा है? यह गहराई में कर रही थी। और जो आपका यहां पर उत्खात भूमि हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्षैतिज अपर्दन। जब चंबल नदी तीव्र प्रवाह में होती है तो वो क्या करती है? तेज गति से बहती है और जो तली होती है उसको काट के उबड़ खाबड़ कर देती है। और उस उबड़ खाबड़ भूमि को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं उत्खात भूमि, जो सर्वाधिक कहां मिलती है? करौली में। कहां मिलती है?
करौली के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक और बात ध्यान रखना यहां से आगे, एक और जो विशेषता इसकी है वो है आपका डांग। डांग क्या है? तो जो आपका चंबल है उसका जो हम कह सकते हैं अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र, चंबल के अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र क्या कहलाएगा? डांग कहलाएगा। यहां दो बातें पूछता है, एक तो पूछता है डांग की रानी और एक रानी का राजा भी होगा। तो रानी कौन सी है? करौली को कह रहे हैं। डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ विशेषताएं हमसे प्रश्न में एग्जाम में पूछ सकता है। लिखना स्टार्ट करोगे, इसको डालो हेडिंग में चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। बाकी मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, पहले लिखो तीन बातें। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तो लिखो इसमें जिले, हो गया आप लोगों का यहां तक? सभी का हो गया? चलो कुछ बाकी रह गए थे प्रश्न उत्तरों में, पहले उनसे बात करते हैं, फिर अपन इसके आगे जो है उपभाग जो है नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। हाँ वहां तो हो गया था, दो लाइन तो हो गया था। हाँ इधर पीछे से जो थर्ड लाइन है, आप लोगों का नंबर नहीं आया शायद, आई थिंक उधर जो बैठे कोने में, इधर वाली लाइन का ना, तो सेकंड लास्ट लाइन है वो बताएंगे। हाँ आप दोनों ही बैठे। हमने उपभाग पढ़े थे और उस उपभाग के अंदर एक आया था वागड़। क्या आया था? वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपके? बोलने दो उनको। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हाँ पड़ोसी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का कुछ भाग और सलूम्बरा का कुछ भाग और दक्षिणी उदयपुर। कौन सी बोली वहां की? वागड़ी। हाँ पड़ोसी। तुम बताओगे मेवाड़ में जिले कौन से आ रहे थे? मेवाड़ जिले कौन से आ रहे थे? मेवाड़ के अंदर कोई नहीं आ रहा है? आगे आप दोनों बताओ मेवाड़ जिले कौन से आ रहे हैं? राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है। और कुछ बच रहा है? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। हाँ साथी तुम बताओगे शेखावटी में जिले कौन से आ रहे हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो। लड्डू कौन सा? सीकर, चूरू और झुंझुनू। हाँ आगे जो साथी हैं आप बताओ ढूंढार में कौन कौन आ रहा है? हाँ एक तो एनक में, और जो साथी पहले पढ़ चुके वो, हाँ हाँ जयपुर और दोसा का क्षेत्र। विशेषता क्या है यहाँ पे? हाँ और नदी कौन सी है? नदी विशेषता है, ढूंढ नदी यहाँ पे आपकी बहती है। हाँ इनसे जो साथी आगे बैठे हैं ये बताएंगे कि हमने पढ़ा था एक क्षेत्र खेराड़। तो खेराड़ कहां से कहां तक है? खेराड़ क्षेत्र कहां से कहां तक है? जल्दी बताओ। खेराड़ कहां से कहां तक फैला हुआ है?
कहीं नहीं है। हाँ इधर से आप तीनों नहीं है खेराड़। हाँ वेरी गुड। जाजपुर भिलवाड़ा से मालपुरा टोंक तक फैला हुआ है खेराड़। इधर जो साथी बैठे हैं तीन, ये बताएंगे ऊपर माल कहां से कहां फैला हुआ है। याद नहीं है हमारे को। हाँ आगे आप तीनों, चित्तौड़ के भैंसुरगढ़ से भिलवाड़ा के बिजोलिया तक, ठीक है। हाँ आप तीनों बताएंगे हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बड़ा सिंपल प्रश्न है ये, है ना। अब आप बताएंगे इधर दोनों ब्रज क्षेत्र कहां है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर, याद नहीं है अपने को, है ना। हाँ साथी मेवात, मेवात कहां आ रहा है, कहां आ रहा है। हाँ साथी मेवात कहां आ रहा आगे, आपसे पीछे वाले। अलवर भरतपुर का भाग, कौन सा भाग जो सीमा बनाता है किससे। ये साथी नहीं आएंगे एग्जाम में, अपने वकील जाना एग्जाम देने। हाँ पड़ोसी तुम बताओ, लाठी सीरीज कहां से कहां फैली है। हाँ पड़ोसी, हाँ वेरी गुड, कहां से कहां है। पोकरण से मोहनगढ़ तक फैली है। आप बताओ मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र कहां से कहां है। हाँ आगे साथी तुम बताओ मालानी क्षेत्र कहां है। पीछे जो साथी बातें कर रहे हैं वो रुक जाएं, अब इनको बोले आंसर देने दें। हाँ आपने जवाब दे दिया था पहले। हाँ नहीं तुम नहीं। हाँ तुम बताओ मालानी क्षेत्र कहां है। बालोतरा बाड़मेर से बीनमा जालोर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा, मालानी क्षेत्र कहलाएगा। आप बताओ पठार की जो उत्पत्ति है, जो हमारा पठारी भाग है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, कब हुई। हाँ साथी जो हमारा पठारी भाग है उसकी उत्पत्ति कब हुई, कब हुई। क्रिटेशियस काल में। पठार कब बना, क्रिटेशियस काल में बना है। जो साथी जवाब भी नहीं दे पाए थे उनका कम से कम ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या आंसर उसका आ रहा है। ये सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं एग्जाम में आएंगे। हाँ साथी तुम बताओगे मरुस्थल कब बना, बना तो था 4 दिन पहले, कब बना। इसी बोर्ड बनाया था अपन ने 4 दिन पहले। हाँ इधर बालिकाओं मरुस्थल कब बना, प्लायोसिन से प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन से प्लिस्टोसिन में बना है और टेथिस सागर के स्थान पर बना है। कल बात वापस करूंगा आपसे, ठीक है, कल वापस पूछूंगा। याद नहीं है, याद करके आना है ना।